हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियांशु और क्रॉनिकल आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस की हमारी मेन स्टेज सीरीज के जीएस पेपर 4 एथिक्स के टेस्ट पेपर को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस को। और आज के हमारे इस डिस्कशन में पहला क्वेश्चन है, देयर कैन बी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पब्लिक सर्विसेज। किस चीज में? पब्लिक सर्विस में। हाउ वुड यू डील विद दिस चैलेंज एज ए सिविल सर्वेंट? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको समझना है। इस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो हिंदी में पढ़ें इसी क्वेश्चन को। लोक सेवा में कृत्रिम बुद्धि के उपयोग के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। अब प्रभाव तो दोनों है, नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। एक सिविल सेवक के रूप में आप इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? तो यहां पर आपको प्रश्न को समझने में इस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है कि यह एआई का इस्तेमाल पब्लिक सर्विसेज में इस चीज की बात कर रहा है। पहली बात तो ये। सो योर डिस्कशन शुड बी restricted and limited to the challenges with respect to the use of artificial intelligence in public services. ओके तो आपको इधर उधर अपने आंसर में भटकने का स्कोप नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज कि ये आपसे कह रहा है कि हाउ डू यू डील विद दिस चैलेंज। क्वेश्चन ये है कि आप इस चुनौती से एक सिविल सेवक के रूप में कैसे निपटेंगे या निपटेंगी। अब चुनौती क्या है कि एआई अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं पब्लिक सर्विस में एक सिविल सर्वेंट के रूप में, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी है। ये अपने आप में एक चुनौती है, पर इस्तेमाल करना तो इनएविटेबल है, नेसेसरी है समय की मांग को देखते हुए। तो अब ये जो चुनौती है इसे एक सिविल सर्वेंट के रूप में आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे निपटेंगे, प्रश्न ये है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि 200 शब्द का यह उत्तर होगा तो इसमें इंट्रोडक्शन आपसे एक्सपेक्टेड होगा। इंट्रोडक्शन हम कई तरीके से कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है तो हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हुए अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन होगा जहां पर कि आप चैलेंजेज एंड रिस्क एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस, इस चीज को हाईलाइट करते हुए इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है ना, क्योंकि बात कर रहा है चैलेंजेज ऑफ एआई की। तो गवर्नेंस में जो चैलेंजेज हैं, रिस्क हैं, एआई को इंट्रोड्यूस करने, इंक्लूड करने के, आप उसके साथ शुरू कर सकते हैं। या फिर तीसरी बात, मोर स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव, इफ यू हैव सम डेटा सेट विथ रिस्पेक्ट टू द चैलेंजेज विच एआई इज पोजिंग इन गवर्नेंस इन जनरल, आप उससे शुरू कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज टू स्टार्ट दिस आंसर, कई तरीके हैं। पर हमें ध्यान किस पर रखना है? प्रश्न पर। यह स्टेटमेंट है जो कि चैलेंज को हाईलाइट करता है और आपसे पूछा गया है कि एक सिविल सेवक के रूप में आप इस चुनौती से, चुनौती क्या है कि पब्लिक सर्विस में एआई का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव तो है पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी है। तो इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? चलिए, तो इसमें साधारण सी बात है कि भाई अगर किसी चीज का फायदा है और उसका नुकसान भी है और उसके कारण हमें चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, सो वी विल मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स। We will maximize the benefits in a way such that the negative impact and the risk is lowered, is cut down. तो पहली बात हम क्या कहेंगे? पहला जो सब हेडिंग बनाएंगे कि हैंडलिंग द चैलेंज और एड्रेसिंग द चैलेंज, है ना, एड्रेसिंग दिस चैलेंज एज अ सिविल सर्वेंट, एड्रेसिंग दिस चैलेंज एज अ सिविल सर्वेंट। एक ये हम ब्रॉडर सब हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, उसमें हम पहला जो बिंदु लिखेंगे, मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी और बेनिफिट्स, मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी और बेनिफिट्स ऑफ द एआई इन पब्लिक सर्विस, बेनिफिट्स ऑफ एआई इन पब्लिक सर्विस, इन पब्लिक सर्विस। अगर कोई चीज समस्या पैदा कर रही है तो उसकी चुनौती से निपटने का तरीका क्या है कि उसके फायदे को आप मैक्सिमाइज कर दें। ठीक है, किस तरीके से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं? पब्लिक सर्विसेज पर ध्यान फोकस करना है। पहली चीज हम जानते हैं कि पब्लिक सर्विस इज अ पार्ट ऑफ रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फॉर अ सिविल सर्वेंट। लोक सेवा, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें
you go for income certificates, caste certificates, a number of certificates. आप सरकारी कार्यालयों में जाते हैं for a number of schemes, for taking benefits of a number of schemes. For example, there is this scheme for welfare of disabilities, of the disabled persons, scheme for the welfare of farmers, for students. ठीक है, इन तमाम प्रकार के जो योजनाएं हैं, इन सभी का लाभ एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के तहत लोगों को पहुंचाया जाता है. अच्छा, लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज इज ऑफन मार्ड विथ करप्शन, डिलेज, ये सभी उसमें समस्याएं आती हैं. तो अगर हम पब्लिक सर्विस में प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर दें, पब्लिक सर्विसेज में अगर हम क्या करें कि प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर दें, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसेसेस, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसेसेस, अगर हम प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर दें, यानी कि जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको हम ऑटोमेट कर दें एआई के माध्यम से, जहां पर कि ह्यूमन इंटरफेस कम से कम हो. ह्यूमन इंटरफेस को तो हम एलिमिनेट कर नहीं सकते पब्लिक सर्विसेज में, मिनिमाइज भले कर सकते हैं, लेकिन हम रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस हैं उसको हम ऑटोमेट कर दें, प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर दें. तो इससे क्या होगा कि पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को और हम मजबूत कर सकेंगे. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि पब्लिक सर्विसेज के संबंध में, उनकी डिलीवरी के रिस्पेक्ट में टारगेटेड डिलीवरी, प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ स्कीम्स, प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ सर्विसेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय एनालाइजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट. हम आंकड़ों के आधार पर अगर स्कीम डिलीवरी करते हैं, सर्विस डिलीवरी करते हैं, तो वह ज्यादा टारगेटेड होती है और उसके जो आउटकम्स हैं ज्यादा डिजायरेबल होते हैं. ठीक है, so we can here in delivery of public services use artificial intelligence for analyzing vast data sets और wider data sets. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि भाई कहां पर किस प्रकार के सर्विसेज की आवश्यकता है. दूसरी चीज कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव बन सकेगा, हमारा जो डिसीजन मेकिंग है ऑब्जेक्टिव बन सकेगा, टारगेटेड बन सकेगा, और साथ ही साथ जो हमारे रिस्पॉन्सेस होंगे वो ज्यादा कारगर होंगे, ज्यादा इफेक्टिव होंगे. तो ये बात हम कर सकते हैं. तीसरी चीज ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पब्लिक सर्विसेज के इस्तेमाल के संबंध में हम देखते हैं कि आजकल कई ऐसे सरकारी विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर अडॉप्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल टू डिलीवर पब्लिक सर्विस, जहां पर कि सीधे कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है लोक सेवाओं को प्रदान करने में, लोगों तक पहुंचाने में. जैसे हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, एजुकेशन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, अर्बन मैनेजमेंट के क्षेत्र में, है ना, प्लानिंग के क्षेत्र में, अर्बन मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्र में हम अगर एआई के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी करें तो वो एक इफेक्टिव टूल के रूप में हम उसका फायदा उठा सकते हैं एक सिविल सर्वेंट के तरीके से. हम जानते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट हैज लॉन्च्ड सम एजुकेशन प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल द भासिनी प्लेटफॉर्म, विच इज एन एआई पावर्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म. भासिनी प्लेटफॉर्म का आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारत सरकार ने शिक्षा, विशेषकर भाषा के अनुवाद के लिए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए एक एआई पावर्ड भाषिनी प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है. उसके माध्यम से एजुकेशन को प्रमोट करना. अर्बन मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर आप एग्जाम्पल दें, चूंकि एग्जाम्पल्स की भूमिका आंसर राइटिंग में काफी महत्वपूर्ण होती है, तो इंडियन अर्बन डेवलपमेंट एक्सचेंज की स्थापना की गई है. अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित जो भी डेटा सेट हैं उनका एक्सचेंज इस प्लेटफॉर्म पे किया जाता है और उसके माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को आसान बनाने का प्रयास किया जाता है. सो दीज आर द वेज इन विच वी कैन मैक्सिमाइज द यूटिलिटी और बेनिफिट्स ऑफ एआई इन पब्लिक सर्विस. एंड नाउ कम्स द सेकंड थिंग, द सेकंड एस्पेक्ट, द निगेटिव इम्पैक्ट. अब निगेटिव इम्पैक्ट में जो चीजें होती हैं कि भाई अगर एक सिविल सर्वेंट के रूप में वो चैलेंज है, एआई को पब्लिक सर्विस में यूज करना ही करना है, वी कैन नॉट होल्ड ऑन टू दैट, वी कैन नॉट होल्ड बैक दैट. सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट. नेगेटिव इम्पैक्ट इज बाउंड टू हैपन. जो उससे एसोसिएटेड रिस्क हैं वो भी होंगे ही होंगे. ठीक है, तो जो उससे एसोसिएटेड रिस्क हैं वो भी आपको
होंगे ही होंगे। तो रिस्क और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों को हम क्या करेंगे कि मिनिमाइज करेंगे। किस प्रकार से हम मिनिमाइज कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात ये आती है कि एआई प्रोसेसेस में ट्रांसपेरेंसी को लेकर कंसर्न रहता है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर एआई मॉडल्स जो होते हैं उसमें जो अप्रोच अपनाए जाते हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पब्लिक सर्विसेज, उसमें ट्रांसपेरेंसी एक मेजर कंसर्न है। तो अगर हम अपने डिसीजंस में, अगर हम अपने डिसीजंस में, अगर हम अपने एक्शंस में ट्रांसपेरेंसी रखें विथ रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ एआई इन पब्लिक सर्विस, तो इसके निगेटिव इम्पैक्ट को हम मिटिगेट कर सकते हैं। और वो निगेटिव इम्पैक्ट का चैलेंज क्या है? निगेटिव इम्पैक्ट का चैलेंज ये है कि जो एआई टूल्स के यूजर्स हैं और मल्टीपल एजेंसीज जो इनका इस्तेमाल करती हैं, उनमें एआई को लेकर अवेयरनेस कम हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी का अभाव होने से यूजर्स को जानकारी कम हो सकती है एआई के इस्तेमाल को लेकर, उसके प्रोसेसेस को लेकर। एजेंसीज में भी इस चीज को लेकर ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है। तो वो एक चैलेंज है एक सिविल सर्वेंट के रूप में, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी कम होगी तो एआई टूल्स का पब्लिक सर्विस में एडॉप्शन कम होगा। तो पहली चीज तो ट्रांसपेरेंसी है, हम ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि एआई के रिस्पेक्ट में बात होती है कि प्रोसेसेस किस तरीके से वर्क करेंगे, उनका रेगुलेशन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, कैसे ये इंश्योर किया जाएगा कि द एआई टूल्स इन पब्लिक सर्विसेज दे आर वर्किंग इन द प्रॉपर मैनर, इन द अप्रोप्रिएट मैनर। तो उसके लिए हम इंडिपेंडेंट ऑडिट की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिट की, और साथ ही साथ एथिकल गाइडलाइंस की। इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड एथिकल गाइडलाइंस। एथिकल गाइडलाइंस जो एआई टूल्स हैं पब्लिक सर्विसेज में इस्तेमाल जिनका किया जाता है, अगर हम उनका इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाएं एज ए सिविल सर्वेंट, उनके परफॉर्मेंस की ऑडिट करवाई जाए इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, तो उससे उसके निगेटिव इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर पाएंगे। एथिकल गाइडलाइंस सेट करें एआई टूल्स के डेवलपमेंट में, उनकी डिजाइन में, जिसके माध्यम से हम पब्लिक सर्विस डिलीवर करना चाहते हैं, तो उनसे एसोसिएटेड रिस्क को हम कम कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रिसाइज अपनी बात को रखना पड़ेगा। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? इंडिपेंडेंट ऑडिट, एथिकल गाइडलाइंस, ये सभी चीजें क्यों जरूरी हैं? हम जानते हैं कि कई बार एआई प्रोसेसेस में एरर्स और बायसेस भी आ जाते हैं, विच इज अ मेजर चैलेंज फॉर अ सिविल सर्वेंट व्हेन यू आर गोइंग टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पब्लिक सर्विसेज। तो उसमें क्या आ जाते हैं? एरर्स आ जाते हैं, बायसेस आ जाते हैं। और ये किस कारण से आता है? ये एरर्स और बायसेस आते हैं फ्लॉड डेटा के कारण। और इन्हीं फ्लॉड डेटा से, जहां पर फ्लॉड डेटा का यानी गलत तरीके से हम आंकड़ों को उसमें फीड करते हैं, और जो एल्गोरिदम डेवलप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो बायस्ड हो जाता है, और उसके जो आउटकम्स हैं वो भी अनफेयर हो जाते हैं, वो भी बायस्ड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिसोर्स एलोकेशन की बात हो, या कहीं पर रिक्रूटमेंट की बात हो, तो अगर फ्लॉड डेटा फीड किया गया एआई सिस्टम में, तो उसका आउटकम भी ये होगा कि जो रिक्रूटमेंट है वो भी अनफेयर हो सकता है। ओके, तो ये सभी चीजें उसमें है, इसीलिए इंडिपेंडेंट ऑडिट और एथिकल गाइडलाइंस के बेसिस पर ही हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो अगली बात आती है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में एक चुनौती अकाउंटेबिलिटी की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। एआई सिस्टम्स अपने आप में ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं, और उनके द्वारा जो भी डिसीजंस, उनके द्वारा जो भी एक्शंस लिए जाते हैं, सो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर दोज एक्शंस एंड डिसीजंस। एक कंसर्न उसमें यह है, आने वाले टाइम पे सिविल सर्वेंट्स के लिए चैलेंज भी उसमें एक ये है कि क्या एआई पब्लिक सर्वेंट्स को रिप्लेस कर देगा? जब उसमें इतनी कॉग्निटिव और डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग की एबिलिटीज आ जाएंगी, जब वो प्लानर से बेटर, कंसल्टेंट से बेटर एनालिसिस कर पाएगा, तो फिर पब्लिक सर्वेंट्स को क्या रिप्लेस कर देगा? ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम्स को डेवलप करना पड़ेगा, उन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम जिसके माध्यम से हम पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी करेंगे एआई का इस्तेमाल करते हुए। और वैसे ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम में एआई फिर पब्लिक सर्वेंट्स को रिप्लेस नहीं करेगा, उनको सपोर्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मेजर चैलेंज जो सिविल सर्वेंट के लिए है with respect to the use of artificial intelligence in public services, that is with respect to the handling of sensitive data, handling of sensitive data। क्योंकि गवर्नमेंट के पास पर्सनल डेटा होती है लोगों की, और कई माध्यम से सरकार
वैसे डेटा को कलेक्ट करती है, गैदर करती है, उसका इस्तेमाल करती है पॉलिसी फ्रेमिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में. सो पब्लिक सर्वेंट्स दे हैंडल अ लॉट ऑफ data, and with artificial intelligence more and more data sets are being created. Personal sensitive data is being shared at various platforms of the government as well while utilizing the public services. आप अगर किसी सरकारी ऐप का या वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर अपनी जानकारी साझा करते हैं, so that data set can be utilized using the artificial intelligence. और वहां पर कंसर्न होता है प्राइवेसी का, पर्सनल डेटा के हैंडलिंग का. इसको कैसे हम दूर करेंगे और ये जो चैलेंज है आप इसको कैसे एक सिविल सर्वेंट के रूप में टैकल करेंगे, तो वहां पर बात आती है पब्लिक एंगेजमेंट की. इसके लिए आपको पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो अपने डेटा को शेयर करें, इंक्लूडिंग विद द गवर्नमेंट एजेंसीज व्हाइल टेकिंग बेनिफिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज. ठीक है, तो पब्लिक एंगेजमेंट किस तरीके से आप कर सकते हैं एक सिविल सर्वेंट के रूप में? बाय क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग सच फोरम्स ऑफ पब्लिक एंगेजमेंट, और सर्वेज के माध्यम से कर सकते हैं. सर्वे करके आप ये पता कर सकते हैं कि पब्लिक एंगेजमेंट में एआई के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी समस्याएं, कंसर्न्स हैं, और जब आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए टूल्स डिजाइन करते हैं तो फिर आप उसमें उन कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन एज अ सिविल सर्वेंट एड्रेस द चैलेंज ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स विच आर अराइजिंग और विच में एमर्ज ड्यू टू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पब्लिक सर्विसेज. ये बात हो गई. अब हम इसमें कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में चूंकि 200 वर्ड्स का ये आंसर है, तो कंक्लूजन में कौन सी बात आएगी? क्योंकि पब्लिक सर्विस के ऊपर फोकस्ड है तो हमारा फोकस भी पब्लिक सर्विस पर ही रहना चाहिए कंक्लूजन में. ठीक है, कंक्लूजन में भी इधर उधर ज्यादा भटकने का स्कोप नहीं है. सो वी कैन से दैट पब्लिक सर्विसेज दे कैन बी मेड एफिशिएंट, they can be made inclusive, equitable by the use of artificial intelligence. इसमें कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक सर्विसेज क्या होंगे, पब्लिक सर्विसेज इफेक्टिव हो जाएंगे, इक्विटेबल हो जाएंगे एआई के इस्तेमाल से. लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि ये जो चैलेंजेस हैं जिनकी अभी हमने चर्चा की, इन चैलेंजेस को एथिकल वैल्यूज के द्वारा दूर करना पड़ेगा. जैसे द बेसिक एथिकल वैल्यूज विल बी द वैल्यू ऑफ फेयरनेस. इसका फेयर इस्तेमाल हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पब्लिक सर्विसेज में, जिससे कि पब्लिक में ट्रस्ट पैदा होगा. सो व्हेन यू हैव फेयरनेस एंड ट्रस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब वहां पर जाकर आपको एक सिविल सर्वेंट के रूप में आप एआई टूल्स का इस्तेमाल पब्लिक सर्विस की डिलीवरी में ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगी या कर पाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर रहा. अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर. द सेकेंड क्वेश्चन इज differentiate between code of conduct and citizen charter and probity and transparency. आप यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जीएस पेपर 4 के, तो उसमें आपको ऐसे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एथिकल टर्म्स में, प्रिंसिपल्स में डिफरेंस करने के लिए आते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन, हिंदी में पढ़ें इस प्रश्न को, विभेद कीजिए आचरण संहिता और नागरिक घोषणा पत्र में. ठीक है, ईमानदारी और पारदर्शिता में. So these are some easy type of questions which are asked in the PCS examination ethics paper. 125 वर्ड्स में आपको प्रायः यह लिखने के लिए दिए जाते हैं, तो इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिए. और 125 वर्ड्स का है तो आप इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन को और कंक्लूजन को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको दो वैल्यूज के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, तो वर्ड लिमिट का स्कोप यहां पर कम है. ठीक है ना. और ऐसे में चूंकि वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर इन्वॉल्व एंड वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स आर इन्वॉल्व, तो उसमें कोई एक फिर वैसा इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन करना उचित भी नहीं है. सो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन द कोड ऑफ कंडक्ट एंड द सिटीजन चार्टर. अगर हम बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट और सिटीजन चार्टर के बीच में हम सीधे डिफरेंसेस को लिस्ट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास वर्ड लिमिट की कमी है. पहली बात, कोड ऑफ कंडक्ट का क्या अर्थ होता है? कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग है दैट इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एंड कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एंड कंडक्ट डिजायर्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. किसी संस्था में, किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्ति से, ऑफिशियल्स हों, उनसे जो
कंडक्ट अपेक्षित होता है उसका यह एक डॉक्यूमेंट है, यह एक फ्रेमवर्क है जिसके अनुसार एम्प्लॉयज को काम करने की अपेक्षा की, उनसे काम करने की अपेक्षा की जाती है कि वो उस तरीके से उस कंडक्ट को पालन करते हुए, उन आचरणों को करते हुए अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करें। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? इट इज अ फ्रेमवर्क, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ ethical standards and principles, framework of ethical standards, conduct, which applies to an employee of an organization. So in different professions, in different institutions, there are different set of code of conduct for different employees. ठीक है, अच्छा, अब इसमें यह भी बात है कि जो एक पुलिस ऑफिसर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो एक आपको एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले ऑफिशियल के लिए नहीं होगा। ओके, सो द कोड ऑफ कंडक्ट आल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन द पब्लिक सर्वेंट इज ऑक्युपाइंग इन द गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरी चीज है कि किस पर अप्लाई होता है, तो एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता है। इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट? इफ यू सी, तो इसका पर्पस होता है इंटरनल डिसिप्लिन को मेंटेन करना, क्योंकि अगर ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा तो जो एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके एक्शंस आर्बिट्ररी भी हो सकते हैं, मनमाने तरीके से वो काम कर सकते हैं। तो इंटरनल डिसिप्लिन को, एंड एट द सेम टाइम टू इन्फोर्स द ड्यूटीज ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल, उनके जो कर्तव्य हैं उसको इन्फोर्स करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो तीसरी चीज क्या है कि ये क्या गवर्न करता है उस केस में? ये एक पब्लिक ऑफिशियल की या किसी भी एम्प्लॉय कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो तो ये पब्लिक ऑफिशियल के कंडक्ट को रेगुलेट करता है, कंडक्ट को गवर्न करता है। सो इट गवर्न्स द कंडक्ट, इट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल। ये बात आ गई। अब अगर हम पैरेलली देखें सिटीजन चार्टर को, तो सिटीजन चार्टर क्या है? इसके नाम से स्पष्ट है, नागरिक घोषणा पत्र। तो ऑल पब्लिक ऑफिसेस दे हैव अ डॉक्यूमेंट स्टेटिंग कमिटमेंट ऑफ देयर सर्विसेज टू द पब्लिक। दे ऑल हैव अ डॉक्यूमेंट, अ चार्टर। वो एक घोषणा पत्र जारी करते हैं जिसमें कि वो नागरिकों के प्रति अपने जो भी सेवाएं हैं, अपनी जो भी गुणवत्ता मानक हैं, उसके कमिटमेंट को वो स्टेट करते हैं, अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हैं कि भाई हम ये सुविधाएं इन इन गुणवत्ता मानकों के आधार पर पब्लिक को ऑफर करेंगे। तो उस दस्तावेज को हम सिटीजन चार्टर या नागरिक घोषणा पत्र कहते हैं। व्हाट इज दिस? सो इट इज अ चार्टर ऑफ, सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ और अ चार्टर और अ डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट ऑफ किस चीज का है? ऑफ कमिटमेंट, ऑफ कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द पब्लिक, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द पब्लिक, टू द पब्लिक। ये किसको दिया जाता है? कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉइज को। और जो सिटीजन चार्टर है ये किसको टारगेटेड रहता है? सिटीजन्स को, पब्लिक को। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिटीजन चार्टर। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि पब्लिक एक्सपेक्टेशन सेट हो और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके। अगर कोई संगठन ये स्टेट करता है कि भाई हम ये प्रोडक्ट्स, ये सर्विसेज ऑफर करेंगे, ये क्वालिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत और विद इन दिस टाइमलाइन, सो इट सेट्स पब्लिक एक्सपेक्टेशन फॉर द डिलीवरी ऑफ सच सर्विसेज। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? पब्लिक एक्सपेक्टेशन को सेट करना और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करना, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। एज इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट which is a commitment made by the public organization to the citizens at large, and if those services and the qualities and the timeline is not met, अगर फिर वो मीट नहीं होती हैं तो नागरिकों के पास, पब्लिक के पास एक आधार बनता है अकाउंटेबिलिटी सीख करने का, मांगने का। अच्छा, तो इसका उद्देश्य क्या है? एज द कोड ऑफ कंडक्ट इट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल। व्हाट डज द सिटीजन चार्टर डू? सो सिटीजन चार्टर इट brings about the aspect of public participation in governance। ये क्या करता है? सिटीजन चार्टर एक तरीके से गवर्नेंस में पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंट्रोड्यूस करता है। तो ये एक, हम इसमें सिंपल दोनों के बीच में हम डिफरेंस बता सकते हैं। अब बात आती है पार्ट बी की, प्रोबिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है।
So we have to differentiate between probity and transparency. ये सब काफी कॉमन एथिकल टर्म्स हैं, और लेकिन कई बार ये होता है कि कॉमन एथिकल टर्म्स की ही अंडरस्टैंडिंग में हमें कंफ्यूजन हो जाता है, और एग्जाम में आपको स्पेसिफिक आंसर्स करने होते हैं, प्रिसाइज आंसर्स करने होते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबिटी? प्रोबिटी हम किसे कहते हैं? सुचिता, प्रोबिटी, ईमानदारी भी इसको आपके सिलेबस में कहा गया है. तो ऑनेस्टी और प्रोबिटी में थोड़ा थिन डिफरेंस होता है, अंतर होता है. व्हाट इज प्रोबिटी? प्रोबिटी इज द adherence to highest moral principles and standards. Highest moral principles and standards. और हाईएस्ट मोरल प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं? जैसे हम ऑनेस्टी की बात करें, जैसे हम इंटेग्रिटी की बात करें, है ना, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति इन मोरल प्रिंसिपल्स को हर परिस्थिति में अपहोल्ड करता हो, हर परिस्थिति में एडहियर करता हो, सो द पर्सन वुड बी सेड टू हैविंग द वैल्यू ऑफ प्रोबिटी. सो व्हाट इज प्रोबिटी? इट इज द वैल्यू ऑफ adherence to highest moral principles and standards in all conditions, in all situations. So these are the examples of such highest moral principles which an individual should adhere to in all conditions, and this quality is called probity. ठीक है. जबकि ट्रांसपेरेंसी क्या है? हम जानते हैं ट्रांसपेरेंसी इज ओपननेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्शंस, डिसीजंस एंड इंफॉर्मेशन. किसी भी गवर्नमेंट प्रोसेस में या प्राइवेट प्रोसेसेस में जब एक्शंस, डिसीजंस और इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में ओपननेस होती है, एक्शन, डिसीजन, इंफॉर्मेशन, इसके रिस्पेक्ट में जब ओपननेस होती है, तो उसी क्वालिटी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, उसी वैल्यू को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. इसका अर्थ क्या है? ओपननेस टू स्क्रूटनी मीन्स द पब्लिक ऑफिशियल इज ओपननेस इज ओपन टू स्क्रूटनी बाय पब्लिक एंड अदर स्टेक होल्डर्स. ठीक है. अच्छा, प्रोबिटी से क्या होता है? प्रोबिटी से आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर या ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर के एथिकल फाउंडेशन का पता चलता है. इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर का पता चलता है कि उसका स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन है. ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी से इन्वॉल्वमेंट और प्रोसेसेस इंक्लूसिव होते हैं. इन्वॉल्वमेंट लोगों का बढ़ता है. जब कोई भी व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी हो तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होगा, और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होने से क्या होता है? पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होने से द गवर्नमेंट प्रोसेसेस दे बिकम मोर पार्टिसिपेटिव. ट्रांसपेरेंसी इट फॉस्टर्स मोर ट्रस्ट. ट्रांसपेरेंसी जहां पर होगी वहां पब्लिक ट्रस्ट भी अधिक होगा, और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी, वहां पर जवाबदेहिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी. सो यू कैन हाईलाइट द बेसिक डिफरेंसेस. जब आपसे परीक्षा में विभेद करने पूछा जाए तो जो मेजर डिफरेंसेस हैं आप उसको हाईलाइट कीजिए, और आपके पॉइंट्स स्पेसिफिक होने चाहिए. अब चूंकि 125 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, आंसर आपको लिखना है 125 वर्ड्स में, तो ज्यादा आपको इसमें एक्सप्लेनेशन का स्कोप नहीं है. इसीलिए ट्राई टू बी वेरी प्रिसाइज विथ रिस्पेक्ट टू आंसरिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. आज की डिस्कशन का तीसरा प्रश्न, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलेंगे. आपसे अनुरोध है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखा कीजिए. आप जब तैयारी करते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि डिफरेंशिएट करने वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, और एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस, इस स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चंस आपको प्रायः मिलते हैं, पर्टिकुलरली सेक्शन ए में, एथिक्स के पेपर पे. सो दिस क्वेश्चन इज एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस. तो यहाँ पर कंटेक्स्ट बहुत क्लियर किया गया है. सिविल सर्विस के कंटेक्स्ट में ही आपको रेलेवेंस को क्या करना है? एग्जामिन करना है. किस चीज का? वर्क कल्चर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, एंड दैट यू हैव टू डू इन 125 वर्ड्स. हिंदी में सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए. तो प्रासंगिकता का परीक्षण करना है. पहला, कार्य संस्कृति, और दूसरा, सार्वजनिक निधियों का उचित उपयोग.
सार्वजनिक निधि, या कहीं कहीं उसे लोक निधि भी बोला जाता है, लोक निधि, पब्लिक फंड, लोक निधि। अब चूंकि 125 वर्ड्स का है और क्वेश्चन में आपको दो पार्ट्स डील करने हैं, तो इंट्रोडक्शन का ज्यादा स्कोप इसमें नहीं है। सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ वर्क कल्चर एंड इट्स रेलेवेंस फॉर सिविल सर्विसेज। तो वर्क कल्चर की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले इसमें यह बताना चाहिए कि वर्क कल्चर से मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क कल्चर? कार्य संस्कृति। कोई भी ऑफिस है, वर्क स्पेस है, तो हम कहते हैं ना कि वहां का वर्क कल्चर अच्छा है या कहीं का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। सो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय सेइंग वर्क कल्चर? वर्क कल्चर का मतलब होता है कि किसी भी वर्क स्पेस के जो आइडियल्स हैं, जो वहां के वर्क कंडीशंस हैं, जो वर्क कंडीशंस हैं, जो वर्क स्टाइल है, वर्क स्टाइल विच कैरेक्टराइजेज एनी वर्क स्पेस। So, work culture is the sum of those ideals, those work conditions and working style which characterizes any workspace. That is called work culture. जो आदर्श, जिन वहाँ पे मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ पर जो कार्य करने की परिस्थितियां हैं, वर्क कंडीशंस हैं, और तीसरी बात जो कार्य करने की शैली है, ये सब मिलाकर किसी भी स्थान की, किसी भी कार्यालय की, संगठन की कार्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। पहली बात। अच्छा, अब चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है रेलेवेंस पर, तो हमारा फोकस भी होना चाहिए रेलेवेंस पर इन कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो रेलेवेंस क्या है? सबसे पहली बात कि वर्क कल्चर ही किसी भी ऑफिस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के आपको आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करता है, उसकी पहचान, पब्लिक उसे किस रूप में देखती है, पब्लिक परसेप्शन बिल्ड करता है। पब्लिक सर्विस के कंटेक्स्ट में, सिविल सर्विस के कंटेक्स्ट में रेलेवेंस क्या है? पब्लिक परसेप्शन बिल्ड करने में, पब्लिक परसेप्शन बिल्ड करने में। दूसरी बात, एफिशिएंसी में। वर्क कल्चर अगर पॉजिटिव है तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होगा, वर्क कल्चर अगर निगेटिव है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कम होगी। अच्छा, तीसरी बात आती है मोराल के रेस्पेक्ट में। वर्क कल्चर अगर पॉजिटिव है, अच्छा है, तो उसका रेलेवेंस क्या है कि वैसे वर्क कल्चर में एम्प्लॉय का मोराल बूस्टेड होता है, तो इंथुसियाज्म से काम करता है कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय। और अगर वर्क कल्चर निगेटिव है तो वहां पर मोराल व्यक्ति का डाउन होता है। जहां पर कि आपके अच्छे कार्य को रिवार्ड मिलता है, वहां पर आप और ज्यादा एनर्जी से, इंथुसियाज्म के साथ काम करते हैं। जहां पर करप्शन को प्रमोट किया जाता हो, करप्ट लोगों को, या फिर जो साइकोफैंक्ट हो, चापलूस तरीके के लोग हैं, अगर उस प्रकार की कार्यशैली को प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो एक मोराल को डाउन करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। सो इट्स रेलेवेंस इज विथ रिस्पेक्ट टू दी आइडेंटिटी, एफिशिएंसी एंड मोरल ऑफ एनी वर्क स्पेस। अच्छा, उसके अलावा हम देखें कि वर्क कल्चर का रेलेवेंस क्या हो सकता है। इफ देयर इज अ फ्री एंड ओपन वर्क कल्चर विच प्रमोट्स एक्सपेरिमेंटेशन, विच प्रमोट्स क्रिटिसिज्म, देन देयर इज द रेलेवेंस विथ रिस्पेक्ट टू इनोवेशन। वहां पर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस का डेवलपमेंट और इनोवेशन को इनकरेजमेंट मिलता है, वहां पर इनोवेशन को इनकरेजमेंट मिलता है। तीसरी चीज ये है कि अब अगर एक वर्क कल्चर पॉजिटिव होती है तो वहां पर ट्रस्ट भी आसानी से एम्प्लॉयज के बीच में बिल्ड होता है। सो देयर इज अ बेटर टीम वर्क, देयर इज अ बेटर टीम वर्क एंड देयर इज ऑल्सो गुड रिलेशंस विद द पब्लिक। तो लोगों के साथ भी वहां पर रिलेशन को बेहतर बनाने में सहयोग मिलता है। सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ वर्क कल्चर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। क्योंकि 125 वर्ड्स में आपको दोनों सब पार्ट को डील करना है, सो वी विल ट्राई टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू बी कंसाइज। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चीज पे। ये क्या कह रहा है? सार्वजनिक या लोक निधि का उचित उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। इसका क्या रेलेवेंस है सिविल सर्विस के कंटेक्स्ट में? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, वी नो दैट सिविल सर्वेंट्स दे हैंडल पब्लिक फंड्स, दे आर इन चार्ज ऑफ पब्लिक फंड्स। और उसका सही तरीके से उपयोग क्यों जरूरी है? तो आप एक चीज ये समझ लीजिए
कि अगर पब्लिक फंड का सही से उपयोग हो तो ये एक तरीके से फाउंडेशन है, इट इज फाउंडेशनल टू सिविल सर्विसेज, इट इज फाउंडेशनल टू सिविल सर्विसेज। अगर सिविल सर्वेंट्स पब्लिक फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो लोगों का विश्वास लोक सेवा में और ब्यूरोक्रेसी में टूट जाता है, कमजोर होता है। पहली बात तो ये, तो दिस इज फाउंडेशनल। इसी के ऊपर सिविल सर्वेंट्स की इंटेग्रिटी बेस्ड होती है, क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन यू आर डीलिंग विद पब्लिक रिसोर्सेस यू मस्ट अपहोल्ड इंटेग्रिटी। और अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन पब्लिक फंड का किया जाए तो इससे इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी चीजें इंश्योर की जा सकेगी। तो ये सिविल सर्विस के जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं उसको प्रमोट करने के लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि जैसा अभी हमने बात किया, द सिविल सर्वेंट्स दे डील विद द पब्लिक मनी, दे डील विद टैक्स पेयर्स मनी। और चूंकि वो टैक्स पेयर मनी से डील करते हैं, टैक्स पेयर मनी से डील करते हैं, तो ये जरूरी है कि जो यूटिलाइजेशन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सो इफ देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड देन देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। उसके अलावा एट द सेम टाइम रिसोर्स एलोकेशन वो फेयर होता है। अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो तो रिसोर्स एलोकेशन क्या होगा, वो भी फेयर होगा। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि वो इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचेगा, है ना, वो इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचेगा, यानी कि जो टारगेटिंग है वो प्रॉपर होगी, इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचेगा, सो द टारगेटिंग वुड बी बेटर। अच्छा, पब्लिक फंड की अगर हम फर्दर रेलेवेंस की बात करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस, यहां आपको ध्यान देना है कि कंटेक्स्ट आपका सिविल सर्विस ही होना चाहिए। करप्शन प्रिवेंट होगा इफ देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, देन इट वुड लीड टू reduction in corruption, reduction in corruption, there will be less wastage of public resources, so there will be less wastage of public resources, there will be targeted utilization of public resources. So you can list down a number of relevances with respect to civil services, and in these particular kind of questions you have to keep focus on being precise and being specific। आपको प्रिसाइज रहना है और स्पेसिफिक रहना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि वर्ड लिमिट कम होता है और आप इसको आसानी से टैकल कर सकते हैं इफ यू आर वेल अवेयर विद रिस्पेक्ट टू द टर्मिनोलॉजीज। तो पब्लिक फंड क्या है अगर आपको ये पता हो, यूटिलाइजेशन किसे कहते हैं ये पता हो, तो फिर आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्योंकि 2 सब पार्ट है और आपको 125 वर्ड में ही डील करना है, इसीलिए इसमें ज्यादा चर्चा की या कंक्लूजन वगैरह की भी स्कोप कम हो जाती है। ठीक है, कंक्लूजन आप चाहें एक लाइन में 10 से 15 शब्द में लिख सकते हैं, पर वह एक्सपेक्टेड नहीं होता क्योंकि वर्ड लिमिट कम है और 2 सब पार्ट को एड्रेस करना है, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। राइट टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। स्टेटमेंट बेस्ड, लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और यूपीएससी में भी आजकल पिछले कुछ वर्षों से ये ट्रेंड चला है। तो यूपी पीसीएस में भी आप देखेंगे पर्टिकुलरली सेक्शन बी में, जहां पर कि आपको लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर आपको स्टेटमेंट को पूरे अच्छे तरीके से समझना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, सो राइट टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। It makes citizens participants in the governance process and keeps officials on their toes। ठीक है, as accountability is just an application away। RTI एप्लीकेशन दायर करिए और ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी को सीक किया जा सकता है। सो डू यू एग्री विद दिस व्यू? अब ये जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू एग्री विद दिस व्यू, क्या आप इस चीज से सहमत हैं? गिव आर्गुमेंट्स एंड जस्टिफिकेशंस फॉर योर आंसर। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य है। यह नागरिकों को शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाता है और अधिकारियों को सतर्क रखता है, क्योंकि जवाबदेही केवल एक आवेदन दूर है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं?
अपने उत्तर के लिए युक्ति तथा प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। तो आपको यूपीपीसीएस के पेपर में आप देखेंगे कि उसमें युक्ति तथा प्रमाण मांगा जाता है। सो अपने उत्तर के लिए युक्ति तथा प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। अब इसमें इंट्रोडक्शन आपको अपेक्षित होगा, 200 वर्ड्स का ये आंसर होगा। तो इंट्रोडक्शन में हम इसमें किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं, तो आरटीआई को हम परिभाषित कर सकते हैं या फिर आरटीआई एक्ट 2005 की बात कर सकते हैं, है ना। कई इसमें तरीके हो सकते हैं। सूचना का अधिकार क्या होता है? सूचना का अधिकार नागरिकों का अधिकार है कि वह सरकार से प्रश्न पूछे और सूचना के विषय में सूचना मांगे। सो राइट टू इंफॉर्मेशन, इट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन इज द right of citizens to ask questions to the government and to seek information from the government. That is called right to information. तो एक तो ये डेफिनेशन करके हम कर सकते हैं, और दूसरी चीज कि हम आरटीआई एक्ट 2005 का हवाला देते हुए हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है, हम इस स्टेटमेंट के अर्थ को समझें। राइट टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में और फॉर्मुलेशन में राइट टू इंफॉर्मेशन एसेंशियल है। हम जानते हैं कि एसेंशियल है। इट मेक्स सिटीजन्स पार्टिसिपेंट्स इन द गवर्नेंस प्रोसेस। ये गवर्नेंस के प्रोसेस में सिटीजन को भागीदार बनाता है, सिटीजन को जोड़ता है। एंड कीप्स ऑफिशियल्स ऑन देयर टोज, और अधिकारियों को अपने एक पैर पे, मतलब कहने का मतलब वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, सतर्क रहते हैं। ठीक है, सो दे आर केप्ट ऑन देयर टोज एज अकाउंटेबिलिटी इज जस्ट एन एप्लीकेशन अवे। ये माना जाता है कि आपने एक आरटीआई आवेदन दायर किया और उसके माध्यम से पब्लिक ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी को आप सीख कर सकते हैं। सो ऑफिशियल्स आर ऑलवेज ऑन देयर टोज, वो हमेशा सतर्क रहते हैं। क्या आप इस व्यू से सहमत हैं, आप इस विचार से सहमत हैं? तो आपको अपने ओपिनियन को बहुत क्लियरली लिखना है कि आप अपने विचार, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? यदि हाँ तो कहां तक सहमत हैं, यदि नहीं तो आप क्यों सहमत नहीं हैं? तो आपको अपने उत्तर के समर्थन में आर्गुमेंट्स देने हैं, युक्तियां देनी है और जस्टिफिकेशन देना है, प्रमाण देना है। ठीक है, तो इस प्रकार के उत्तर में सामान्यतः हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हाँ भैया ये जरूरी है। आरटीआई क्या करता है कि ये नागरिकों को पार्टिसिपेंट भी बनाता है। आरटीआई क्या करता है? नागरिकों को पैसिव रेसिपिएंट से एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है। एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है किस प्रकार से बनाता है? जहां पर नागरिक जानकारी मांगते हैं सरकार से, और जानकारी मांगकर फिर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग वहां पर होती है। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है और उसके आधार पर फिर कोर्स करेक्शन होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या होता है? कोर्स करेक्शन होता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज है कि आरटीआई कैसे पार्टिसिपेंट बनाता है सिटीजन को गवर्नेंस प्रोसेस में। तो सिटीजन्स दे यूजिंग देयर राइट टू इंफॉर्मेशन गेट एक्सेस टू वेरियस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। जैसे मान लीजिए कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, बजट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, बजट्स हैं, बजट है। उसी तरीके से प्रोजेक्ट आउटकम्स हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी स्कीम है, उसके आउटकम्स हैं। इसके संबंध में जब नागरिकों को डेटा एक्सेस होता है, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब यहाँ पर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो इस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से फिर कम्युनिटी एक्शन इनिशिएट हो सकता है। कम्युनिटी एक्शन, मान लीजिए कि अगर कोई एक स्थानीय स्तर पर विद्यालय है और उस विद्यालय में क्या निधि आई, कितनी निधि आई किसी एक वित्तीय वर्ष में, या किस मद के लिए, किस चीज के लिए कितना पैसा आया, आवंटित किया गया, इस संबंध में अगर वहां के स्थानीय नागरिक आरटीआई करें और फिर उसमें अगर कोई धांधली पाई जाती है, कोई लापरवाही पाई जाती है उस निधि के उपयोग में, तो क्या कर सकते हैं? फिर कम्युनिटी एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। तीसरी बात जो ऑफिशियल्स के रिस्पेक्ट में आपको आंसर में कही गई है कि अगर ऑफिशियल्स को पता हो कि नागरिक अपने आरटीआई के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो उनके ऊपर भी एक इंसेंटिव होगा कि वो नियमों का पालन करें। क्योंकि अगर वो नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें कम से कम आरटीआई आवेदन प्राप्त होंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। आरटीआई अधिनियम में ये शामिल है कि मैक्सिमम डिस्क्लोजर किया जाए।
ताकि नागरिकों को आरटीआई के एप्लीकेशन दायर करने की कम से कम जरूरत पड़े। ठीक है, तो ऑफिशियल्स क्यों अपने टोच पे होंगे, वो हमेशा सतर्क क्यों होंगे, क्योंकि आरटीआई का जो टूल है वो उनको भी इंसेंटिवाइज करेगा कि वो रूल्स को फॉलो करें, वो नियमों का पालन करें, प्रोसीजर्स को फॉलो करें, है ना। और फिर इससे अल्टीमेटली करप्शन कम होगा, इससे अल्टीमेटली क्या होगा, करप्शन कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इस एक्सटेंट तक तो हम इस विचार से सहमत हैं कि ये सिटीजन्स को भी पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है, और कम्युनिटी एक्शन भी प्रेसिपिटेट करता है, शुरू करता है, इनिशिएट करता है। साथ ही साथ ऑफिशियल्स को भी सतर्क रखता है, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि आरटीआई आवेदन से फिर लोग अनियमितताओं का पता लगा सकते हैं, लापरवाही का पता लगा सकते हैं, जवाबदेहिता की मांग कर सकते हैं, दे कैन सीक एंड डिमांड अकाउंटेबिलिटी। तो इन सभी चीजों के कारण ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस प्रोसेस वाली बात है, हम उससे सहमत हैं, और ऑफिशियल्स भी इसके कारण सतर्क रहते हैं, हम इससे यहां तक सहमत हैं। लेकिन दूसरी चीज है कि आरटीआई का मिसयूज भी तो होता है। मिसयूज ऑफ आरटीआई कई बार क्या होता है कि फ्रिवलस, बेसिर पैर के एप्लीकेशन किए जाते हैं, फ्रिवलस एप्लीकेशन। फ्रिवलस एप्लीकेशन से क्या होता है कि बर्डन ऑन ब्यूरोक्रेसी, बर्डन ऑन सिविल सर्वेंट्स बढ़ जाता है। तो यहां पर नागरिक जब अपने आरटीआई के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए फ्रिवलस एप्लीकेशन करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी पर बर्डन बढ़ता है, और फिर उसका जो उद्देश्य है वह अर्थहीन हो जाता है। उसी तरीके से मैलाफाइड इंटेंट से, मैलाफाइड इंटेंट से, किसी मोटिवेशन से, मोटिवेटेड इंटेंट से अगर आरटीआई फाइल किया गया है मैलाफाइड इंटेंट से, तो इससे क्या होता है कि हैरेसमेंट हो सकता है, हैरेसमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और हैरेसमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, इट विल अगेन इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्विसेज। तो वहां पर यह नागरिकों के बीच में और अधिकारियों के, पब्लिक ऑफिशियल के बीच में गैप को बढ़ाता है, ना कि कम करता है। ठीक है, तो हमेशा आरटीआई यह नागरिकों को भागीदार ही नहीं बनाता, कई बार इसके दुरुपयोग से नागरिक और लोक सेवकों के बीच में दूरी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम इसमें कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, हम इसमें कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि अगर हम इसके कॉस्ट और बेनिफिट को देखें, आरटीआई के कॉस्ट और बेनिफिट को देखें, तो हमारा यही स्टैंड होगा कि भाई यह एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है गवर्नेंस के लिए। एसेंशियल एलिमेंट है क्यों, क्योंकि इससे ओपननेस आती है, ओपननेस, इससे आर्बिट्ररीनेस खत्म होता है, इससे आर्बिट्ररीनेस समाप्त होता है, और लोगों में ट्रस्ट पैदा होता है सरकार को लेकर। लेकिन जो इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो इसके मिसयूज है, इसको रोकना चाहिए, ताकि यह लोग के और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करे, ना कि गैप को बढ़ाने का काम करे। तो इसमें इस तरीके से जो स्टैंड लेने वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको थोड़ा सा दोनों पक्ष को उजागर करना है। हालांकि आपका जो झुकाव या रुझान जिस ओर है, उस पक्ष को आप ज्यादा चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि हाँ, आरटीआई से लोगों का गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन बढ़ता है और ऑफिशियल्स भी सतर्क रहते हैं, तो उस पर हमने फोकस ज्यादा किया है। आंसर का जो स्ट्रक्चर होगा उस पर हमने फोकस ज्यादा किया है, और उसका जो काउंटर आर्गुमेंट है उस पर फोकस कम किया है। तो स्टैंड में भी जहां तक आप सहमत हैं उस संबंध में आर्गुमेंट्स दीजिए, हमने इसमें आर्गुमेंट देने का प्रयास किया। और जहां तक आप असहमत हैं उस भी रिस्पेक्ट में आप अपनी बात को रखते हुए कंक्लूजन, एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाते हुए कंक्लूजन करना है। ठीक है, तो ये था चौथा प्रश्न का डिस्कशन। हम आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। आज के डिस्कशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये केस स्टडी है। यूपीपीसीएस के जीएस 4 में एथिक्स के पेपर में आप देखेंगे कि केस स्टडीज भी आपसे पूछी जाती हैं, एक केस स्टडी जरूर रहता है। तो इस केस स्टडी को आइए पढ़ते हैं। कविता इज एन आइडियलिस्ट, शी बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, honesty is the best policy and observed at any cost. One day she is traveling in a train to her hometown. ठीक है, she finds the ticket examiner demanding and accepting bribes from ticketless passengers. She confronted and argued with him for his illegal actions, but instead he lodged a complaint against her for interfering in the work of a public servant. Comment on the conduct of Kavita in light of the above circumstances.
200 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, हिंदी में पढ़ें इसी को। तो कविता एक आदर्शवादी है, उसका विश्वास है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है और इसका किसी भी कीमत पर पालन किया जाना चाहिए। एक दिन वह अपने गृह नगर जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रही है, ट्रेन में यात्रा कर रही थी। उसने टिकट परीक्षक, हम जिसे सामान्यतः टीटी बोलते हैं, टिकट परीक्षक को बिना टिकट यात्रियों से रिश्वत मांगते और लेते हुए पाया। उसने उसके गैर कानूनी कार्यों के लिए टोका और बहस की, लेकिन इसके बजाय टिकट परीक्षक ने उसके विरुद्ध एक लोक सेवक के कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवा दी। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में कविता के आचरण पर टिप्पणी कीजिए। तो यहां पर आपको सबसे पहले सर्कमस्टांस को समझना है, केस की परिस्थिति को समझना है, उसमें जो मेन एथिकल इश्यूज हैं उनको पहचानना है और उसके आधार पर उत्तर देना है। तो क्वेश्चन बहुत स्पष्ट है कि उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में कविता के आचरण पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको कविता के कंडक्ट पर टिप्पणी करनी है, कमेंट करना है, आपको अपना अभिप्राय देना है कि क्या वो कितना उचित था, कितना सही था, कितना गलत था। अच्छा, तो अब इसमें हम शुरुआत कर सकते हैं। केस स्टडीज में ये देखा जाता है कि हम शुरुआत करें एथिकल इश्यूज को हाईलाइट करते हुए। तो हम इस केस स्टडी के अपने आंसर में हम लिख सकते हैं कि कविता ने क्या किया है, कविता ने पब्लिक सर्वेंट के द्वारा करप्शन को हाईलाइट किया है। पब्लिक सर्वेंट के द्वारा इलीगल करप्ट एक्ट को हाईलाइट किया है, इलीगल करप्ट एक्ट को हाईलाइट किया है, क्वेश्चन किया है, ठीक है ना, उसको प्रश्न उस पर प्रश्न उठाया है। अच्छा, तो इससे क्या हुआ कि सी इज ट्राइंग टू सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट फॉर हिज एक्शंस। तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एथिकल इश्यूज और एथिकल वैल्यूज को हाईलाइट करते हुए हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके बाद आ जाएंगे मेन बॉडी पर। मेन बॉडी में ये बात पूछी गई है कि आपको कविता के कंडक्ट पर कमेंट करना है। तो कविता का कंडक्ट इस परिस्थिति में कैसा रहा। उसने देखा कि जो टिकट परीक्षक है वो विदाउट टिकट पैसेंजर से पैसा ले रहा है, मांग रहा है, और इस पर फिर उसने उसको टोका, उसने बहस की, और रुकने के बजाय जो टिकट एग्जामिनर है उसने कविता के ऊपर क्या किया कि काउंटर कंप्लेंट दायर करवा दी, शिकायत दायर करवा दी कि ये मेरे कार्य में, मैं लोक सेवक हूं, लोक सेवक के कार्य में हस्तक्षेप कर रही है। तो इस परिस्थिति में कविता की जो आचरण है उस पर आपको टिप्पणी करना है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि जो कविता का आचरण है वो प्रेजवर्दी है, प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय किस लिए है? क्योंकि उसने करप्शन के अगेंस्ट में एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है, उसने एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है। उसका मानना है कि ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, और इसलिए किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार समाज में वांछनीय नहीं है, डिजायरेबल नहीं है, और वो इलीगल भी है। तो पहला हम कमेंट क्या कर सकते हैं कि प्रेजवर्दी प्रिंसिपल्ड स्टैंड है उसका करप्शन के अगेंस्ट। दूसरी चीज है कि चूंकि ये इलीगल एक्ट है और इसका विरोध करके कविता ने क्या किया है कि इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी जैसे वैल्यूज को अपहोल्ड किया है, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी जैसे वैल्यूज को अपहोल्ड किया है। एथिक्स के पेपर में जब आप आंसर करते हैं, केस स्टडीज में आंसर करते हैं, तो एथिकल वैल्यूज को आपको जरूर हाईलाइट करने का प्रयास करना चाहिए। तो कविता ने क्या किया, इलीगल एक्ट को क्वेश्चन करके अपनी इंटेग्रिटी तो दिखाई ही, ऑनेस्टी भी दिखाई, और साथ ही साथ पब्लिक में भी, पब्लिक ऑफिशियल्स के भी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को उजागर किया है, हाईलाइट किया है कि उनसे ये एक्सपेक्टेशंस की जाती है। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कविता का कंडक्ट क्या है, सो सी इज नॉट अ साइलेंट बाय स्टैंडर, सी इज नॉट अ साइलेंट बाय स्टैंडर, सी हैज रेस्ड क्वेश्चंस एंड सी हैज कन्फ्रंटेड द टिकट एग्जामिनर, और वो एक साइलेंट बाय स्टैंडर नहीं है, सी हैज डन व्हाट एनी अपराइट सिटीजन शुड डू। तो उन्होंने करेज शो किया है, एक साइलेंट बाय स्टैंडर ना बनकर, बल्कि साहस दिखाते हुए उन्होंने एक अपराइट सिटीजन की भूमिका निभाई है, एक आइडियल सिटीजन की भूमिका निभाई है। एक ईमानदार नागरिक से यही अपेक्षा की जाती है कि कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा हो तो उसको टोके और उस पर प्रश्न पूछे। सो कविता हैज नॉट बीन अ साइलेंट बाय स्टैंडर, बट उनके अप्रोच में कुछ फ्लॉज भी हैं। जो कविता का कंडक्ट रहा है उसमें कुछ खामियां भी हैं, उसमें कुछ फ्लॉज भी हैं। फ्लॉज क्या है इसको समझते हैं।
अब कविता ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि कोई इलीगल एक्ट हो रहा है, ब्राइब मांगी जा रही है, घूस मांगा जा रहा है, और उसको उन्होंने क्वेश्चन किया, टोका और साथ ही साथ बहस की, कन्फ्रंट किया, और बदले में उनके ऊपर शिकायत टीटीई के द्वारा कर दिया गया। तो क्या इससे मामले का समाधान हो गया कि कविता की और समस्या बढ़ गई? तो कविता के लिए व्यक्तिगत समस्या बढ़ गई। तो इसमें फ्लॉ क्या था? फ्लॉ ये था कविता के अप्रोच में कि डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन से मामला एस्केलेट हो गया। जो उन्होंने डायरेक्ट इंडिविजुअल कन्फ्रंटेशन किया, इससे क्या हुआ कि मैटर एस्केलेट हो गया, मैटर एस्केलेट हो गया और इसका कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो उन्होंने इंडिविजुअली इस चीज को कन्फ्रंट किया, इंडिविजुअली कन्फ्रंट किया, वो एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी। अगर वो और पब्लिक सपोर्ट लेकर कन्फ्रंट करती तो हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर टीटीई पर पड़ता, पर चूंकि उन्होंने इंडिविजुअली कन्फ्रंट किया और उन्हें दूसरे पैसेंजर्स का साथ नहीं लिया उन्होंने, तो इससे क्या हुआ कि टीटीई के ऊपर प्रेशर जो पड़ना चाहिए था उतना उपयुक्त प्रेशर नहीं पड़ पाया। और उसके बाद थोड़ा सा उनसे स्ट्रैटेजिक मिस्टेक भी हुई। स्ट्रैटेजिक उनसे क्या मिस्टेक हुई कि चूंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसका लीगल कंसीक्वेंस क्या होगा, इसका लीगल कंसीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि उनके पास तो कोई साक्ष्य है नहीं, उनके पास तो बाद में कोई साक्ष्य है नहीं। तो उस टीटी ने क्या किया कि उनके अगेंस्ट में लीगल केस फाइल किया एंड सी बिकेम वल्नरेबल टू लिटिगेशन, सी बिकेम वल्नरेबल टू लिटिगेशन। अच्छा, तो उनको क्या करना चाहिए था? अगर मान लीजिए कि उन्होंने उस घटना को रिकॉर्ड कर लिया होता डिजिटल तरीके से, अगर उसको रिकॉर्ड कर लिया होता तो उनके पास उसका एक रिकॉर्ड होता और वो पर्सनली क्लैश ना करके, उससे 1-to-1 क्लैश ना करके उस चीज को हायर अथॉरिटीज के आलोक में लेकर आती, हायर अथॉरिटीज को उसकी शिकायत करती डिजिटल रिकॉर्ड के साथ। आजकल तो ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया पर भी रेलवे और डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एक्टिव रहती हैं और वो लोगों की शिकायतों को सुनते भी हैं और इस तरीके के मामलों पर कार्रवाई भी करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि उन्होंने पब्लिक सपोर्ट लिया होता, लोगों को वहां पर साथ में लेकर उसके ऊपर दबाव बनाया होता, उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया होता, जिसका एविडेंस भी उनके पास होता, हायर अथॉरिटीज को भेजा होता, तो उससे क्या होता कि एक फॉर्मल कंप्लेंट वो लॉन्च कर सकती थी, जिसका कि नेचर पर्सनल नहीं होता, जिसका नेचर पर्सनल नहीं होता, फॉर्मल होता। सो दिस कुड हैव मैग्निफाइड और इंक्रीज्ड हर इम्पैक्ट। तो इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं। एक तरफ तो हमने बताया कि प्रेजवर्दी भी है, पर दूसरी तरफ हमारी टिप्पणी, हमारी सोच में कुछ उसमें फ्लॉ भी है, कुछ उसमें खामियां भी हैं कि वो जो जिस चीज का प्रयास कर रही हैं वह डिजायर्ड आउटकम उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, तो अब हम इसमें कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि हालांकि जो कविता के द्वारा कंडक्ट था, जो कविता का कंडक्ट था वो एथिकल था, एथिकल था, पर वो उतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, इफेक्टिव साबित नहीं हो पाया, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाया। तो इसका उपाय क्या था? इसका उपाय ये था कि अगर कविता ने अपने आइडियलिज्म के साथ साथ आइडियलिज्म को बैलेंस किया होता प्रैक्टिकल विजडम से, प्रैक्टिकल विजडम से, तो उनका इंटरवेंशन, उनका हस्तक्षेप करना ज्यादा कारगर हो सकता था। और प्रैक्टिकल विजडम ये कहता है कि ऐसी परिस्थितियों में अकेले नहीं और लोगों का साथ लेकर उसको कन्फ्रंट कीजिए। कन्फ्रंट जरूर करना है, इलीगैलिटी को, गैर कानूनी कार्यों को जरूर टोकना है और उस पर प्रश्न भी पूछना है जनता को, पर यह भी ध्यान देना है कि उससे अपने लिए संकट कम से कम हो, और उस संकट को कैसे कम से कम किया जा सके वो स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन हर व्यक्ति में होनी चाहिए। तो कविता से यहां पर वो मिस्टेक हुई। अगर पब्लिक सपोर्ट लेकर क्वेश्चन किया होता और उन्होंने उस पूरी घटना को डॉक्यूमेंट कर लिया होता, रिकॉर्ड कर लिया होता और उसके संबंध में एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराया होता, तो वहां पर उनकी स्थिति मजबूत होती और जो वो डिजायर्ड आउटकम चाहती थी कि ये एक इलीगल काम है और करप्शन नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से जब नागरिक जागरूक हो जाते हैं तो फिर एक डेटरेंट क्रिएट होता है भ्रष्टाचारियों में, करप्ट लोगों में, करप्ट पब्लिक ऑफिशियल्स में, कि वह डिसऑनेस्टी या इलीगल एक्ट को ना करें। तो हम इस तरीके से इसको कमेंट कर सकते हैं। यहां ध्यान देना है, आपको कमेंट करने के लिए कहा गया है और डायरेक्टिव वर्ड्स का बहुत महत्व होता है किसी भी प्रश्न के उत्तर में। ठीक है, तो आज के लिए
ये चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद आज की कक्षा से जुड़ने के लिए। आप इस कक्षा के संबंध में जो भी अपने सुझाव हैं, विचार हैं, आप जरूर कमेंट कर हमें बताएं। थैंक यू सो मच।